नमस्कार साथियों, मैं केपी सर एक बार पुनः हाजिर हूं आपके सामने ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी संसद के बारे में। संसद का एक थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया था और संसद के परिचय के बाद मैंने ये कहा था कि आपको अलग अलग बातें भी बताऊंगा, जैसे राज्यसभा की बातें हैं, लोकसभा की बातें हैं, और उसके बाद अपन संसद के लिए दोनों सदनों के साथ भी बात करेंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। संसद की सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी थी और आज हमें बात करनी है राज्यसभा की। पूरी कहानी ध्यान से सुनेंगे आप लोग राज्यसभा के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे लोकसभा की जब भी अगली मुलाकात होगी। देखिए, राज्यसभा का गठन जो है, गठन क्या क्या सवाल आ रहे हैं। तो पहला सवाल है कि गठन, और दूसरा सवाल प्रथम बैठक। दो सवाल आपके सामने रहेंगे कि राज्यसभा का गठन कब हुआ और प्रथम बैठक कब हुई। तो राज्यसभा का गठन तो होता है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1952, और 13 मई 1952 को पहली बैठक। ये दो चीजें ध्यान रखोगे। 1952 आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा क्योंकि 1952 में ही पहले आम चुनाव किए गए थे। संसद में मैंने कहा था कि संसद का गठन 13 मई 1900, पहली बैठक दोनों सदनों की 13 मई 1952 को मानी जाती है। तो क्या उससे पहले भारत में संसद नहीं थी? तो मैंने आपको बताया था कि उससे पहले भारत में अंतरिम संसद हुआ करती थी। साथियों, यहां मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछे कि राज्यसभा के गठन की अवधारणा सबसे पहले हमें कहां से मिलती है, किस अधिनियम से देखने को मिलती है, संसद के या राज्यसभा की गठन की अवधारणा, तो आपका जवाब हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम। 1919 के शासन अधिनियम से पहली बार हमें ये बात देखने को मिलती कि एक दो सदनीय विधानमंडल बनाया गया था और वहीं से लोकसभा और राज्यसभा के गठन की बातें शुरू होती हैं। यहां तक आ गई। अब बात करें कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद किसमें है? 80 में है। साथियों, अनुच्छेद 80 जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। 3-4 सवाल मैंने आपको अब तक बता दिए। कम से कम इस क्लास में अपन 50-60, हर क्लास में हर जो आधे घंटे का जो लेक्चर होता है उसमें 50 से 60 सवाल बनेंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुने, मैं गिनवाते जाऊंगा। जैसे देखो, एक सवाल हो गया कि सबसे पहले अवधारणा कहां से मिली, तो पहला सवाल हो गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। दूसरा बात करूं गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल को। तीसरी बात करूं प्रथम बैठक, तो 13 मई 1952 को। चौथी बात करूं उसका गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। 4 सवाल हो गए। चलिए बात करते हैं कि अनुच्छेद 80 में क्या क्या कहा गया है। तो साथियों, अनुच्छेद 80 जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। देखना कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 80 पूरी कहानी बता रहा हूं आपको। अनुच्छेद 80.1, 80.2, 80.3 और 80.4, ये अनुच्छेद 80 अकेला 4 भागों में बटा हुआ है। बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो आगे बार बार आगे सब पार्ट या उसके अलग अलग विभाजन किए हुए हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 80 में है। दूसरी बात करें राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 सीधा बताएं तो। और अगर पूरी डिटेल के साथ देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल भी देते जा रहा हूं और जल्दी भी पढ़ाते जा रहा हूं। मतलब ये नहीं कि अब 1 घंटे इस पर लेक्चर दे दूं। देना चाहूं तो सीटों के आवंटन पे पूरा 1 घंटा बता सकता हूं आप लोगों को, लेकिन क्या मतलब है? कंपटीशन में हमें केवल 4 ऑप्शन में से इतना सा करना होता है कि जो सही है उसको क्लिक कर दो। इसके अलावा तो बात ही नहीं करनी हमें कोई। आप कोई कॉलेज या स्कूल में लेक्चर नहीं दे रहे कि आपसे बच्चे पूछेंगे सर आवंटन की परिभाषा बताइए, आवंटन बंटवारे में फर्क क्या होता है वो बताइए, आवंटन कैसे करते हैं बताइए। नहीं करना भाई, आपको केवल इतना सा करना है। अगर आपसे यही 4 ऑप्शन आ जाए, 81, 82, मान लो यही 4 ऑप्शन और सवाल पूछ ले कि राज्यसभा का आवंटन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वैसे तो 80 में सारी बातें, लेकिन यहां एग्जैक्ट लोकेशन जिसको आप देखते हो, पूरा एड्रेस क्या है, पोस्टल एड्रेस की बात करें तो 80.2। अनुच्छेद 80.3 में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन होता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो किए जाएंगे 12 सदस्य। अब यहां थोड़ी सी अपन बात करेंगे, इसकी बात बिल्कुल करेंगे, बात इसकी भी करेंगे। राज्यसभा का गठन हो गया, आवंटन क्या है। अब देखो यहां से एक और सवाल निकल के आ रहा है कि राज्यसभा का आवंटन मान लिया किस पर किया गया है? अनुच्छेद 82 में किया गया है। कैसे किया गया सीटों का आवंटन? तो पहली बात तो आप क्या रखेंगे? जनसंख्या के आधार पर किया गया। एक चीज तो भाई ये ध्यान रखेंगे
कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। अब यहां मैं आपको 5 सवाल बता रहा हूं। जनसंख्या के आधार पर कैसे किया गया कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्यसभा में एक सदस्य कितने लाख का प्रतिनिधित्व करता है? 10 लाख का। लेकिन यहां भी दो बातें हैं। क्या है दो बातें? कि अगर जनसंख्या 50 लाख या उससे कम है तो एक सदस्य कितने पर आएगा? 10 लाख पर। लेकिन अगर जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो गई है किसी भी राज्य में तो फिर 20 लाख पर एक सदस्य आएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। 3-4 सवाल हो गए। सीधा सीधा क्या है? राज्य की सीटों का आवंटन किस आधार पर है? एक सवाल जनसंख्या के आधार पर। किस अनुच्छेद में? 80.2 में। फिर सवाल पूछे कि जनसंख्या के आधार पर कितना, तो एक सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है? 10 लाख लोगों का। फिर तीसरा सवाल पूछे कि 10 लाख लोग कहां तक रहेंगे, तो 50 लाख अगर किसी राज्य की जनसंख्या तब तक 10 लाख है, 50 लाख से ज्यादा होने पर प्रति 20 लाख पर या प्रति 10 लाख पर एक अतिरिक्त कर लो, प्रति 20 लाख पर एक सदस्य आएगा। अब ये सारी बातें किस अनुसूची में लिखी हुई है? तो आप यहां ध्यान रखेंगे अनुसूची 4 में सबका वर्णन है भाई। राज्यसभा की सीटों का आवंटन और जनसंख्या की ये सारी बातें किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में साफ साफ वर्णन किया गया है कि राज्यसभा का जनसंख्या के आधार पर पूरे देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा। चलो भाई, अब बात है कि राज्यसभा की कुछ सीटें, लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी कि केंद्र से आते राज्यों से आएंगे सदनों में सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो यहां राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। यहां आप ध्यान देंगे कि 4 प्रकार के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, कला, राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। 4 वर्ग ऐसे हैं जहां से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80.3 के तहत राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब सुनो भाई बात को। पहली बात तो एक चीज ये रखना कि खेल अलग से नहीं होता है। खेल किसमें शामिल हो जाता है? कला में ही शामिल हो जाता है। जैसे आपको सचिन तेंदुलकर का नाम मैं बता दूं, MC मेरी कॉम का नाम आपको बता दूं, तो ये जो सदस्य हैं ये खेल नहीं है। खेल इनकी एक कला के माध्यम से इनको उठाया गया है। साहित्य का मतलब आप जानते हो, जैसे हरिवंश राय बच्चन है, सूर्य रामधारी सिंह दिनकर हैं ना, ये कला साहित्य से आगे। विज्ञान की बात करूं, जैसे लास्ट टाइम अपना CNR राव वैज्ञानिक को किया गया था राज्यसभा में। और समाज सेवा तो आप जानते हो, किसी भी वर्ग में कैसे भी कोई भी समाज सेवा हो सकती है। समाज सेवा की कोई स्पेशल या कोई सीधी सी परिभाषा नहीं होती। तो आप यहां इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखिए, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 ही वर्ग हैं और इन चारों वर्गों का मनोनयन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 80.3 के तहत होता है। कई बार ये सवाल आता है, बार बार ये सवाल आता है कि सर खेल आएगा ही नहीं आएगा। बिल्कुल साफ साफ क्लियर कर देता हूं, खेल का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। किसी भी प्रकार से खेल शामिल नहीं होता है। चलो भाई, इसके बाद अगर हम बात करें तो अब जैसे राज्यसभा की अगर हम बात करें और अगर बात करें तो सुनो भाई बात को। देखो, राज्यसभा के चुनाव की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो आप एक चीज ध्यान देना। देखो, अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख है। पूरी कहानी समझना। अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा का। अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? आप कहेंगे सर लोकसभा का। अनुच्छेद 82 में किसका उल्लेख है? तो परिसीमन का उल्लेख है भाई। और अनुच्छेद 83 में किसका उल्लेख है? राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों का या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल में आपसे बात कर लूं। और अनुच्छेद 84 में किसका उल्लेख है? इनकी योग्यता का उल्लेख है। ये इस तरीके से अनुच्छेद आप समझने की कोशिश करना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी जो है, जैसे मान लो अनुच्छेद 85 आ गया। अनुच्छेद 85 में फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाया जाना। अनुच्छेद 86 में एक स्पेशल सत्र में भाषण देना। अनुच्छेद 87 में लोकसभा का विघटन करना। 88 में संसद के सदस्य भाषण दे पाएंगे, मतदान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आ जाएगा। 89 में फिर राज्यसभा के पदाधिकारी आ जाएंगे। ये तमाम तरीके की बातें हैं। तो अपने को एक बार थोड़ा सा क्रम से देख लेना है
79 में संसद का उल्लेख है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 82 में परिसीमन है, 83 में सदस्यों का कार्यकाल और 84 में सदस्यों की योग्यता है। अब देखो कार्यकाल की बात करें, योग्यता की बात करें, तो मैं आपको सारी चीजें दोबारा से बता रहा हूं। भाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता की अगर हम बात करें, वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो या संसद के सदस्यों की बात भी कर सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना सा, आयु की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु कितनी हो, 30 वर्ष। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में योग्यता में कहीं कोई फर्क नहीं है। भारत का नागरिक हो या जैसे फिर बात करूं आयु अलग हो ही गई, या फिर संसद द्वारा जो भी तय समय पर योग्यता निर्धारित की जाती है वो चीजें हैं। अब देखो 2003 में 2 परिवर्तन किए गए भाई राज्यसभा के सदस्यों के लिए। 2003 में 2 परिवर्तन किए गए। एक तो क्या किया गया कि वह जिस भी राज्य से राज्यसभा की चुनाव लड़ रहा है सीट के लिए, उस राज्य का होना आवश्यक नहीं, अर्थात किसी भी राज्य से भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। 2003 से पहले उसी राज्य की बात थी। दूसरी बात में अगर आप करूं तो यहां पहले जो चुनाव होता था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता था, लेकिन वो चुनाव कैसा होता था, गुप्त मतदान होता था, गुप्त मतदान होता था। लेकिन 2003 से क्या हो गया भाई, खुला मतदान हो गया, ताकि एक दूसरे पार्टी वाले एक दूसरे वोटर को भ्रमित नहीं कर सके, झांसा नहीं दे सके या राजनीतिक उथल पुथल नहीं कर सके, खुला मतदान हो गया। याद रखेंगे 2003 से क्या परिवर्तन किया गया है कि कोई भी नागरिक भारत में राज्यसभा का कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, और दूसरी बात का ध्यान रखेंगे कि गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया है। चलिए भाई हो गई 2 बातें। चुनाव किस प्रकार होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, राज्यसभा के उपनाम हमने लिखे थे, पूरे उपनामों की चर्चा आपके साथ करता हूं। राज्यसभा का क्या क्या उपनाम है, एक तो है भाई स्थायी सदन, सारे बता रहा हूं दोबारा, स्थायी सदन, और दूसरा क्या लिखा, दूसरा सदन, और क्या लिखा हमने, वयोवृद्ध सदन, और हमने लिखा राज्यों का सदन, राज्यों का सदन हमने लिखा, और क्या लिखा हमने, अन उत्तरदायी लिखा, अन उत्तरदायी सदन लिखा, और हमने क्या लिखा, अलोकप्रिय सदन लिखा। ये तमाम तरीके के नाम हमने संसद की एक छोटी सी कहानी जो हमने बात करी थी उसमें लिखे थे। सुनना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान से होता है, और एक साथ सारे सदस्य ना तो आएंगे ना जाएंगे, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए आएंगे, और सदस्यों का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा भाई 6 वर्ष। आप समझने की कोशिश करना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे, तो आपका जाएगा विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य द्वारा। अब सुनो 3 चीजें हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, लेकिन ना तो सारे सदस्य एक साथ चुने जाएंगे और ना ही वापिस जाएंगे, अर्थात प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आएंगे और 1/3 चले जाएंगे, 1/3 2 वर्ष में, 1/3 2 वर्ष में, अर्थात हर 2 वर्ष बाद में अलग अलग राज्यों से, जैसे राजस्थान में 3, 3 और 4 का चुनाव होता है, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10 हैं, तो 1/3, 1/3 और 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। तो ना तो सारे साथ आएंगे ना सारे साथ जाएंगे, इसलिए क्या हो गया, स्थायी सदन हो गया। समझ पा रहे हो ना बात को। दूसरा सदन इसलिए हो गया देखो हमने किसको चुना, विधानसभा के सदस्यों को, और विधानसभा के सदस्यों ने किसको चुना, राज्यसभा के सदस्यों को, तो आम लोगों के लिए कैसा हो गया, दूसरा सदन हो गया। बात करें वयोवृद्ध, तो देखो लोकसभा के सदस्य 25 साल के हैं और राज्यसभा के सदस्य 30 साल के हैं, इसलिए ये वयोवृद्ध हो गया। राज्यों का सदन, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों की सरकार द्वारा अर्थात विधानसभा के द्वारा किया जाएगा, इसलिए जनता का सदन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम बात करें अनुत्तरदायी, भाई एक बात बताओ, जब आप लोगों ने वोट दिया ही नहीं, जब आप लोगों ने
इनके लिए कोई कार्य किया ही नहीं, तो उत्तरदायी होगा या नहीं होगा? ये किसके लिए? तो विधानसभा के लिए। तो हमारे लिए क्या हो गया? अनुत्तरदायी। और जिसको जानते नहीं वो क्या हो जाएगा? अपने आप ही अलोकप्रिय। क्योंकि किन लोगों को कौन वोट देता है ये हमारे लिए कोई जानना जरूरी नहीं और हमारे सामने आता भी नहीं है। तो ये चीजें। अब कार्यकाल हो गया 6 वर्ष। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में चुने जाएंगे और उतने ही सदस्य क्या होते हैं? नए आते हैं। अब सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि भाई राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? जो हमने पहले चर्चा कर ली थी, कितनी सीटें भाई? अधिकतम कितनी है? 250। कहां कहां से आएंगी? तो देखो 3 प्रकार से बातें कर ले। राज्यों से आ रही हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आ रही हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा रहे हैं। तो कैसे हैं? 234 राज्यों से हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 मनोनीत। अब अगर मैं बात आपसे करूं वर्तमान की, वर्तमान में सीट कितनी? 245। कितने भागों में बांट ले? 3 भागों में। तो देखो 229 तो कहां से हैं? राज्यों से। 4 कहां से हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। और 12 कहां से हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अनुच्छेद 80.3 के तहत कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। अब साथियों सवाल यहां ये उठता है, देखो भाई 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर J&K से धारा 370 हटा दी गई। होगी बात, कोई दिक्कत नहीं, हटा दी। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? पूरी कहानी समझेंगे, राज्य। आज के दिन क्या है? तो आप कहोगे सर केंद्र शासित प्रदेश। बड़ा होशियार थे भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। चलो अब धारा 370 हटा दी तो जम्मू कश्मीर में एक तो जम्मू कश्मीर रह गया और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? लद्दाख बन गया। अब जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में पहले भी 4 सीटें थी और आज भी 4 हैं, लेकिन ये 4 सीटें अब केंद्र शासित प्रदेश में गिनी जाएंगी। आज के दिन तो स्थिति अब भी यही है, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, अब तक तो यही है, लेकिन जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा बन जाएगी, विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद राज्यसभा में कितनी सीटें हो जाएंगी? तो भाई आप याद रख लेना 4, लेकिन सीटें तो 245 ही हैं, यहां से निकल जाएंगी भाई। अरे आप सीधा सीधा समझो, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था ना, तो राज्यसभा की सीटें 4 थी, किसमें है? 229 में। अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, तो सीटें इसमें आएंगी नहीं आएंगी, तो इधर से 4 निकल गई और इधर 4 जुड़ गई, बस आदमी तो 245 ही हैं। नहीं समझे क्या बात को? अरे अपने पास 3 पार्ट है भाई, राज्यों से आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं और मनोनीत हो रहे हैं। मनोनीत वाले को छेड़ना ही नहीं है अपने को, 12 के 12 ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से पढ़े। लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है, यहां से 4 सीटें कम, क्योंकि एक राज्य कम हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया। लद्दाख की राज्यसभा में सीटों का आवंटन है नहीं। इससे पहले जो 4 सीटें थी वो 3 दिल्ली से हैं और 1 पुडुचेरी से है। चलो भाई यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें अब, तो क्या बात करनी है कि भाई ये राज्यसभा की जो सीटें हैं सबसे ज्यादा कहां से है, सबसे कम कहां से है? भाई जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राज्यों से बात कर लें, राज्यों से सीट। तो देखो 2 सवाल आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक सीट है भाई यूपी में राज्यसभा की, कितनी है? 31। न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम में थोड़ा सा लोचा है भाई, लोचा नहीं आपके लिए प्रॉब्लम है ये, सुनो कैसे। 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्यों से एक सीट है भाई। कितने राज्य हैं? 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे एक सीट है। बोले सर कौन कौन से हैं? तो सुनो, पास स्क्रीनशॉट ले लियो तो ये चीज को, है ना? सुनो भाई, देखो 8 राज्य बता रहा हूं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड,
सिक्किम, 7 सिस्टर्स आप कर सकते हो, गोवा और अरुणाचल प्रदेश लिख लो भाई। आ लो, 8 राज्य हैं भाई, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, गोवा और अरुणाचल। आप कह दोगे 8 राज्य क्यों बताएं? या तो भाई देखो याद ही मत करो, समझ रहे हो ना बात को, या तो याद ही मत करो कि भाई कौन से राज्य में कम सीट है, या करो तो कौन से राज्य याद करो, ये 8 राज्य याद करने पड़ेंगे भाई। 8 के 8 राज्य याद होने चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि कौन सा पूछे। अरे आपको 4 राज्य दे देगा, असम दे दिया, उत्तराखंड दे दिया, मेघालय दे दिया, कोई एक राज्य और दे दिया, और आपसे पूछेगा कि राज्यसभा की सबसे कम सीटें क्या है। अब अगर 8 में से कोई भी एक भूल गए, इन 8 राज्यों से आप कोई भी एक राज्य भूल गए, तो सवाल तो गलत हो जाएगा। तो या तो छोड़ ही दो कि कम वाला सवाल आएगा तो करेंगे ही नहीं। भाई देखो आपको बताऊं, पढ़ने का एक तरीका होता है, या तो आप किसी टॉपिक को छोड़ दो, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमें उस टॉपिक से, जैसे मान लो आपने राज्यसभा पढ़ा ही नहीं, और मान लो राज्यसभा से एग्जाम में कोई सवाल आया, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है कि भाई राज्यसभा हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए राज्यसभा का सवाल हम सही नहीं करेंगे। और लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो फिर पूरा पढ़िए कि ये तो हो कि कम से कम इस टॉपिक से मेरा कोई सवाल गलत नहीं होगा। दो ही तो चीजें अपने पास, तो 8 राज्य ऐसे हैं जहां से सीटें कम से कम है। चलो भाई, और राजस्थान की बात करें, आपको बिल्कुल पता ही होगा राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें। तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीट कहां हो गई, यूपी में 31, न्यूनतम सीट इन 8 राज्यों में, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में कितनी है, 10 है। बाकी भाई देखो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वैसे तो बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। अब तक जो गणना में है तो दिल्ली से तो कितने हैं, 3 सीट है, पुडुचेरी से कितनी है, 1 सीट है। कल को जैसे ही चुनाव हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर से कितनी हो जाएंगी, केंद्र शासित प्रदेश से 4। आज के दिन गणना में ये है, हालांकि थोड़े दिन बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। चलो भाई यहां तक बात होगी। दोबारा 1 मिनट के लिए दोहरा दूं, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में। चुनाव कौन करवाएंगे, सदस्यों के राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। कार्यकाल कितना रहेगा राज्यसभा के सदस्यों का, 6 वर्ष। लिख के बता चुका हूं पहली बार। कितने सदस्य आएंगे, 1/3 प्रति 2 वर्ष में। चुनाव क्या रहेगा, खुला मतदान। कब से हुआ है, 2003 से। इससे पहले क्या था, गुप्त मतदान। चुनाव की प्रक्रिया क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। ये सारी बातें हुई। एक सदस्य कितने लोगों पर आएगा, 10 लाख। अगर राज्य की जनसंख्या 50 लाख या उससे कम है तो 50 लाख से अधिक होने पर 20 लाख पर एक सदस्य आएगा। अब हम बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एक तो गया शपथ और एक हो गया त्याग पत्र। तो भाई शपथ तो लेंगे सभापति के समक्ष, और अगर सभापति नहीं है तो किसके समक्ष लेंगे, उपसभापति। इसकी भी चर्चा करेंगे हम। और त्याग पत्र सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति। अब बात करें राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, तो अनुच्छेद 89 में पदाधिकारियों का उल्लेख है। क्या है, एक तो है भाई सभापति, और एक पदाधिकारी कौन है, उप सभापति। ये 2 हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। अब देखो सभापति तो कौन होता है, जो वर्तमान समय का उपराष्ट्रपति है। समझ में आ रही है ना बात आपको, सभापति कौन है, जो वर्तमान समय का उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बात ही खत्म। चलो उपसभापति जो है ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इसका क्या होता है, चयन होता है। और इसीलिए सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। बात ध्यान रखिए, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है, और इसीलिए उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। तो यदि सभापति है तो शपथ और त्याग पत्र किसके समक्ष है, भाई सभापति के समक्ष है। लेकिन यदि सभापति नहीं है तो सदस्यों का शपथ और त्याग पत्र किसके समक्ष है, उपसभापति के समक्ष है। ये दोनों अध्यक्षता करेंगे भाई। लेकिन अनुच्छेद 92 में साफ साफ चीख चीख कर कह रहा है
कि अगर इस उपसभापति और सभापति के खिलाफ कोई प्रस्ताव चल रहा है हटाने का, क्योंकि दोनों को कौन हटाती है, राज्यसभा हटाती है, तो ये दोनों किसी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों को हटा के, अब यहां से एक सवाल बहुत अच्छा निकलता, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको सवाल देगा कि निम्न में से कौन सा एक पदाधिकारी है जो उसका सदन का अध्यक्ष तो होता है, बैठकों की अध्यक्षता तो करता है, लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता। दोस्तों दोबारा सवाल दोहरा रहा हूं, निम्न में से, मान लो ये सब मैं लिख ही देता हूं आपके सामने, समझेंगे बात को। आपके सामने लिख दिया लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, आपके सामने लिख दिया राज्यसभा अध्यक्ष, और आपके सामने लिख दिया राज्यसभा का उपाध्यक्ष। आप सभापति उपसभापति भी कह सकते हो, लेकिन सदन की अध्यक्षता करने वाले को हम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अब सुनो सवाल क्या है, निम्न में से, चार ऑप्शन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक पदाधिकारी ऐसा है जो उस सदन की अध्यक्षता तो करता है पर उसका सदस्य नहीं होता। बहुत बार सवाल पूछा गया, बहुत बार गलत भी हुआ, आप ध्यान रखेंगे राज्यसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। देखो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपने आप में एक पद है, वो पदेन सभापति होता है, ना कि राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन ये जो उपसभापति है ये राज्यसभा का सदस्य होता है, और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, इसलिए राज्यसभा के सभापति का उपसभापति का कार्यकाल भी कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। चलो भाई, अब बात करें कि गणपूर्ति कोरम, एक शब्द आता है आपके सामने गणपूर्ति। पहले तो आप ये समझो कि इसका अर्थ क्या होता है। गण का मतलब लोग और पूर्ति का मतलब है जरूरी, आवश्यकता हो। सीधा सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी बैठक आयोजित करने के लिए, कोई भी बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम कितने लोग हमारे पास हैं कि उसकी पूर्ति हो जाए। कितने लोग हमारे पास हैं, अरे जैसे मान लो सीधा सीधा मैं बोल दूं कि पास मार्क्स, किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, कम से कम कितने नंबर आप लोगों कि पास हो जाओ, पास मार्क्स बोलते हैं ना, तो कितना चाहिए भाई खाना, कम से कम 33%, और अपना आऊं भी कितना 33% ही आऊं। समझ रहे ना बात को। हालांकि लड़कियों का मामला थोड़ा अलग है, लड़कियों का मामला थोड़ा अलग है। वो एक लड़की को 98 नंबर मिले, ठीक है, कितने नंबर मिले, 98। जोर जोर से चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, मेरे नंबर कट गए, मेरे नंबर कट गए। सामने से उसे एक लड़का मिला, बोले क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों रो रही है, दहाड़े मार मार के, चीख चीख के। बोले मेरे नंबर कम आए। बोले कितने आए, बोले 98। तो लड़के ने कहा खुदा का खौफ कर पगली, इतने में तो 2 लड़के आराम से पास हो जाते हैं। आपने तो हमें कितना नंबर 33% ही, हम अपन चाहिए कितना ही। लड़के बड़े संतोषी होते हैं, ज्यादा का कोई झंझट ही नहीं उनके पास, बहुत संतोषी होते हैं। चलो भाई ठीक है, तो गणपूर्ति कोरम कितना चाहिए, 1/10। कितना चाहिए, 1/10। अब देखो सदस्य कितने, 250। सीधा सीधा क्या याद रख लेना, 25। 1/10 या कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 25 सदस्य राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए होने चाहिए। यह है राज्यसभा की बात। अब यहां तक बातें हुई, क्या हो गया, गठन हो गया, कार्यकाल हो गया, शपथ, त्यागपत्र, योग्यता, चुनाव, पद से हटाना, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संकल्प लेकर हटाया जाएगा, 14 दिन पूर्व सूचना, आप तमाम तरीके की बातें करते हो। उसके बाद अगर राज्यसभा के लिए हम थोड़ा सा स्पेशल बात करें, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा की शक्तियों की अगर हम चर्चा करें, राज्यसभा की शक्तियां, तो राज्यसभा की शक्तियों में 2 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अनुच्छेद 249 है और एक अनुच्छेद 312। 249 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के विषय को
राज्य सूची के विषय को किसमें घोषित कर सकती है? संघ सूची या राष्ट्रीय महत्व का विषय बना सकती है, राज्य सूची के विषय को। और अनुच्छेद 312 क्या कहता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। ये सवाल कई बार पूछा गया, 2014 के लगभग पटवार का एग्जाम था, उसमें सीधे सीधे अनुच्छेद पूछे गए कि राज्यसभा की दो दो के जोड़े दे दिए, 248 दे दिया, 312 दे दिया, 249, 311, ऐसे दो दो के जोड़े बना के दिए। सीधा सीधा सवाल पूछा था कि राज्यसभा की स्पेशल शक्तियों वाले अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? जो संपूर्ण देश में एक समान लागू होती है, पूरे देश में जो एक समान सेवाएं लागू होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान में भारत में 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भाई बताओ कौन कौन सी हैं? 3 अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में। तो एक तो आप याद रखेंगे IAS, एक IPS और एक IFS। ये 1966 में जोड़ी गई थी, इससे पहले 2 थी। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा। कौन सी सेवा है? प्रशासनिक सेवा। IPS का मतलब अखिल भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, अखिल भारतीय पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रशासनिक सेवा। और IFS का अखिल भारतीय वन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 2 अनुच्छेद राज्यसभा के लिए स्पेशल ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। मेरे प्यारे साथियों, ये राज्यसभा की एक सामान्य सी जानकारी थी। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे सवाल या प्रश्न कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और देखो भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हम आपका हौसला बढ़ाएंगे। आपके पैसे तो लगते नहीं, और अगर आपको लगता है कि मेरे एक लाइक या एक कमेंट करने से मेरे पैसे लग जाएंगे तो भाई आप मत किया करो, क्योंकि मुझे आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।